सिस्टम की आवाज बार बार आ रही थी। हर योद्धा के मरने पर आर्यन को 280,000 एक्सपीडियंस पॉइंट्स और 98 स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे। जिन योद्धाओं ने आर्यन को घेर रखा था, अब वह खुद जान बचाकर भागने लगे और आर्यन उन्हें शिकार बना रहा था। स्वर्णवीर और मूलवीर एक झटके में नष्ट हो रहे थे। स्वर्गवीर थोड़ा रुक पा रहे थे, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, वह भी उसकी लपटों के सामने टिक नहीं पाए। घंटों बीत गए पर आर्यन रुका नहीं। जितना ज्यादा समय बीतता गया उसके हमले और ज्यादा तेज होते गए। दूसरी ओर 9 ड्रैगन दीवार के पास रुद्रसेन और यशवंत अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। यशवंत बेचैन होकर बोला, 11 घंटे हो गए, आर्यन अब तक बाहर नहीं आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। रुद्रसेन की आंखों में भी चिंता थी। उसने कहा, जब मास्टर अंदर गए थे तो आधे मिनट में वापस आ गए थे। अब आर्यन गया है और अब तक नहीं लौटा। अगर उसे कुछ हो गया तो वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। यशवंत ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आर्यन को कुछ हो गया तो हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। वो सिर्फ सिंह परिवार की उम्मीद नहीं है, बल्कि मास्टर की आखिरी आशा है। आर्यन बस एक नाम नहीं था, वह एक उम्मीद था। उसी में छिपी थी एक जाति की पुनर्जागरण की चिंगारी, और उसी के साथ बंधा था उन सभी रहस्यों का जवाब जो कोई नहीं सुलझा सका था। रुद्रसेन और यशवंत दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अमर महल धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने हर जगह जांच की। आर्यन आखिरी बार रुद्रसेन के आंगन में देखा गया था। वहां से उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे उसकी मौजूदगी ही मिटा दी गई हो। वो सप्तचर्क पर्वत से नीचे भी नहीं गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुर्जुर्ग सर्गेश्वर अब भी वम दर्पण को टकटकी लगाए देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? धर्मनाथ थोड़ा झिझकते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आज का आखिरी मुकाबला देखकर डर गया हो और भाग गया हो? कभी नहीं। बुर्जुर्ग सर्गेश्वर ने तुरंत इनकार कर दिया। आर्यन औरों जैसा नहीं है। मैं सिंह परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग मर सकते हैं पर हार नहीं मानते, और भाग जाना असंभव। आर्यन जरूर कहीं है और सही वक्त पर लौटेगा। ठीक है, अब उसे ढूंढना बंद कर दो। मुझे पूरा भरोसा है कि वह आज के आखिरी मुकाबले में जरूर दिखेगा। सर्गेश्वर के मन में हलचल थी, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं था। अब बस यही उम्मीद थी कि आर्यन जहां भी हो ठीक ठाक हो। असल में ये चिंता सिर्फ आर्यन की नहीं थी, उनकी अपनी उम्मीदें भी उसी से जुड़ी थी। जो सपना उन्होंने वर्षों से देखा था उसे पूरा करने वाला शायद बस आर्यन ही था। चक्रयोग हॉल का आंगन सब तरफ सन्नाटा था, पर सबके मन में बेचैनी थी। सफीरा आसमान की तरफ देख रही थी जहां हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उसने धीरे से कहा, सुबह होने वाली है, एक और नया दिन शुरू हो रहा है। आर्यन अभी तक नहीं लौटा था और उसी बेचैनी में वह रात भर नहीं सोई। बिस्तर पर पड़ी रही, करवटें बदलती रही। आज हॉल प्रतियोगिता का अंतिम दौर था। टीम स्पर्धा, पिल रिफाइनिंग मुकाबला और व्यक्तिगत रैंकिंग तीनों आज ही थे। वो समझ सकती थी कि आर्यन पर कितना बड़ा दबाव होगा। उसी वक्त रीवा धीरे धीरे पास आए और बोली, दीदी, आर्यन भाई को कुछ नहीं होगा। वेदिका भी बाहर आ गई। वो पूरी रात अपनी पॉइजन बॉडी को और गहराई से समझ रही थी। उसने कहा, आर्यन कभी हार नहीं मानता। चाहे हालात जैसे भी हो, वह हमेशा लड़ता है। वह जरूर लौटेगा। थोड़ी ही देर में तिमरा, ओज, शहनाज और बाकी लोग भी आंगन में आ गए। सबके चेहरे पर चिंता थी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बस आर्यन का इंतजार कर रहे थे। उधर आर्यन हाँ 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 हाँ, उसकी हंसी पूरे योग क्षेत्र में गूंज रही थी। अब मेरे पास 3 अरब एक्सपी पॉइंट्स हैं। सोचो जरा, अब मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। अगर कोई 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट मिल जाए तो शायद आज ही मूलवीर बन जाऊं। उसे केवल स्वर्णवीर बनने के लिए ही करोड़ों एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे, और अब जब एक साथ इतने सारे पॉइंट्स मिल गए थे तो वो लेवल पर लेवल पार कर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उसे स्किल पॉइंट्स देखकर आया। संगीत, एक 8,700 पॉइंट्स। वाह, अब तो जो चाहूं वो स्किल खरीद सकता हूं। वो बुदबुदाया। दूसरी ओर महाविद्यालय में मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ पिछले 2 दिन से भी ज्यादा थी। सभी योद्धा, मास्टर और हॉल अध्यक्ष भी आ चुके थे। आज का दिन सबके लिए अहम था। योद्धाओं के लिए यह प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने का दिन था। कैरिम के लिए यह बदला लेने का मौका था। हलील के लिए पुराने घावों को भरने का दिन था। सब आ चुके थे, लेकिन आर्यन अभी तक नजर नहीं आ रहा था। गौरांग की पेशानी पर चिंता की लकीरें थी। उसने बेचैनी से पूछा, रायगर भाई, कल रात मास्टर ने आपसे क्या कहा? वो अब तक क्यों नहीं आया? रायगर ने शांत आवाज में जवाब दिया, उसने हमें पहले ही भेज दिया था, पर यह नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है।
उसी वक्त हैदर हाँफता हुआ वहां पहुंचा। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। मास्टर कहीं दिखे क्या? गौरांग ने जल्दी से पूछा। हैदर ने सिर हिलाया। नहीं, ना मास्टर दिखे, ना एल्डर रुद्रसेन और ना ही वो काले कपड़ों वाले एल्डर। असल में वो तीनों उस जगह पर थे जहां आज तक अमर महल के लोग भी नहीं पहुंचे थे, तो उन्हें भला कोई कैसे ढूंढ पाता? एस्फिरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा भरोसा झलक रहा था। आर्यन नहीं आया, लेकिन मैं जानती हूं वह जरूर आएगा। अभी हमें ऐसे दिखाना होगा जैसे सब ठीक है। अगर कैरिम और उसके लोग हमारी घबराहट पकड़ लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन आए या ना आए, ये टीम मुकाबला हमें हर हाल में जीतना ही है। सब जानते थे कि आर्यन पर पहले से ही बहुत दबाव है और एस्फिरा उसकी मदद करना चाहती थी। उसके पास इसका बस एक ही तरीका था, टीम मुकाबला जीतना। सब ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप सिर हिलाया। अब सबकी आंखों में पक्का इरादा था, मास्टर के लिए और खुद के लिए भी। चलो शुरू करते हैं। दर्शकों के बीच बैठा अनुराग बड़बड़ाया। आर्यन अब तक आया क्यों नहीं? कैरिम को भी थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने कंधे उचकाते हुए कहा, घबराओ मत, मैंने मुख्य दरवाजे पर नजर रखी थी। वो सप्तचक्र महाविद्यालय से बाहर नहीं गया। सच ये था कि कैरिम को खुद भी नहीं पता था कि आर्यन कहाँ है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर तो बस एक चीज पर थी, आर्यन की हार या मौत। राफेल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, कहीं यह आर्यन की कोई चाल तो नहीं? शायद वह छुपकर हमारी रणनीति देख रहा हो। किसी को गायब समझवाना चाल चलने का एक तरीका हो सकता था, क्योंकि अगर सबको लगेगा कि वह भाग गया है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, और जब पिल रिफाइनिंग और टीम मुकाबले का वक्त अलग अलग हो तो वह दोनों में हिस्सा ले सकता है। कैरम हंसा, हमें क्या उसने बेवकूफ समझा है? पहले टीम मुकाबला शुरू करवाओ और बिल रिफाइनिंग थोड़ी देर के लिए रोक दो ताकि वह दोनों में हिस्सा ना ले सके। उसने तुरंत फैसला ले लिया। आर्यन पर शिकंजा कसने का ये सबसे असरदार तरीका था। कमाल की सोच। कैरिम भाई, अब चाहे वह आए या ना आए, उसे दोनों मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी हॉल के अध्यक्ष भी मुस्कुरा दिए। कैरिम की आंखें सदी हुई थी और मन में एक ठंडी सी सोच चल रही थी। आज आर्यन मरेगा और उसके साथ वह सब भी जिनका हाथ मेरे बेटे की मौत में था। मंच पर खड़े गहरे नीले कपड़े पहने संचालक ने गंभीर स्वर में भाषण दिया। आज का दिन निर्णायक है। महाविद्यालय की तीनों प्रतियोगिताओं, पिल रिफाइनिंग, टीम रैंकिंग और व्यक्तिगत रैंकिंग का अंतिम नतीजा आज ही तय होगा। जो चमकेगा वह अगले युग का नायक कहलाएगा। भीड़ एक पल को शांत हो गई, मानो उस पल की गंभीरता को भीतर तक महसूस कर रही हो। फिर कैरिम की योजना के मुताबिक घोषणा की गई। सबसे पहले टीम रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। कृपया मुकाबलों की सूची दिखाई जाए। एक झंझनाहट सी हुई और काले जादुई पत्थर की दीवार पर सुनहरी रेखाओं से नाम उभरने लगे। नाम जैसे ही प्रकट हुए, दर्शकों के बीच हलचल मच गई। पहला मुकाबला पागल दरिंदे टीम बनाम फिनिक्स टीम। देखो, शुरू हो गया। कौन बनेगी सप्तचक्र महाविद्यालय की सबसे ताकतवर टीम? चारों ओर से आवाजें उठने लगी। पूरा मैदान जोश में चीखते, तालियां पीटते, मंत्रों करते लोगों से गूंज उठा। एस्फिरा ने धीरे से कहा, गौरांग, रायगर, अव्यान, शहनाज और मैं, हम 5 पहले उतरेंगे और जो रणनीति आर्यन ने बताई थी हम उसी पर चलेंगे। पांचों ने सिर हिलाया। बिल्कुल गंभीर होकर एस्फिरा ने कमर कस ली और फिर उन्होंने एक दूसरे को अंतिम बार देखा। शायद ये नजरों का आदान प्रदान कोई अंतिम वादा था। फिर पांचों एक साथ अखाड़े की ओर बढ़ चले। आर्यन अब भी नहीं आया। कैरिम की ठंडी सी हंसी गूंज उठी। उसने चारों तरफ मैदान में नजर दौड़ाई और धीरे से बुदबुदाया, इस वक्त भी छुपा बैठा है, देखता हम कब तक छुपा रहता है। फिर उसने बगल में खड़े अनुराग की तरफ देखा। वो सब इंतजाम हो गए जिनके लिए कहा था? अनुराग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है। चिंता मत करो, आज की लड़ाई में किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। अखाड़े में फिनिक्स टीम सामने थी। उनकी पूरी टीम के योद्धा स्वर्णवीर स्तर के थे। इसके अलावा उनकी टीम में बदलाव भी हुए थे। उनमें से 2 योद्धा ऐसे थे जो पहले कभी उनकी टीम में नहीं दिखे। असल में वह दोनों दूसरे हॉल से बुलाए गए थे। रायगर ने ध्यान से उन्हें देखा और बोला, आयांश, तुम तो फॉरेशन हॉल के हो ना, और तुम यान सरपेंट हॉल से? आयांश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कल ही फिनिक्स हॉल में शामिल हुआ हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? रायगर की आंखें संकुचित हो गई और उसने गहरी आवाज में अपने साथियों से कहा, सब लोग ध्यान से रहना, यह वही आयांश है जिसे फॉर्मेशन हॉल का सबसे ताकतवर फॉरेशन मास्टर माना जाता है।
शहनाज ने फुसफुसा कर कहा, और उस काले कपड़ों वाले ईयान से भी सावधान रहना, उसकी रक्षा शक्ति बहुत घातक है। एस्फीरा ने जल्दी से रणनीति बनाई और सबको शांत स्वर में समझाया। गौरांग, तुम उनके 3 तलवारबाजों को रोक के रखना। रायगर, तुम सीधे फॉर्मेशन मास्टर पर वार करोगे और हम सब रक्षक को संभालेंगे। ठीक है, सब ने धीरे से उसकी बात दोहराई। उनका पहला निशाना था फिनिक्स टीम का रक्षक ईयान। फिर अखाड़े की जमीन पर कुछ हलचल हुई और फॉर्मेशन जाल सक्रिय कर दिया गया। घोषणा हुई, टीम रैंकिंग प्रतियोगिता का पहला मुकाबला अब शुरू होता है। एकाएक शोर थम गया। हर कोई सांस रोककर अखाड़े की तरफ देखने लगा। फिनिक्स टीम के तीनों तलवारबाजों ने बिना देर किए तुरंत एस्फीरा की ओर दौड़ लगा दी, तलवारें हवा में लहराते हुए। लेकिन तभी गौरांग बीच में आ गया और गूंजती आवाज में बोला, हमारी लीडर को छुओगे तो पहले मुझसे टकराओ। उसके शरीर पर उसका अभेद्य कवच सक्रिय हो गया और वह तीनों तलवारबाजों के सामने दीवार की भांति खड़ा हो गया। उसी पल अयांश खड़ा खड़ा हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, रायघर की आंखें चमकी। कुछ गड़बड़ है गौरांग, संभल के। हालांकि गौरांग मोटा और मजबूत था, मगर सतर्क भी उतना ही था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फौरन उछलने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके पैर जमीन में ऐसे धंसने लगे जैसे दलदल में समा रहा हो। जितना वह निकलने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा अंदर खींचता जा रहा था। यह एक सोची समझी चाल थी। अखाड़े में आते ही अयांश ने इस फॉर्मेशन को बिछाना शुरू कर दिया था, खासतौर पर गौरांग के लिए, क्योंकि वही पागल दरिंदे टीम का असली स्तंभ था। अयांश के चेहरे पर वही संतोष था जो शिकारी के चेहरे पर होता है जब शिकार फंस जाए। सब कुछ बिल्कुल केरिम की योजना के मुताबिक चल रहा था। पहले गौरांग को हटाओ, फिर बाकी टीम को एक एक कर निपटाओ। गौरांग पूरी ताकत लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर फॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा था। जितना ज्यादा वह छटपटाता उतना गहराई में धंसता जा रहा था। अयांश की हंसी गूंज उठी। अब बाहर निकलने की तो छोड़, सांस लेना भी मुश्किल होगा मोटे। हाँ, एस्फीरा की आंखों में गस्से की चिंगारियां चमकी। उसने बिना देर किए आदेश दिया, पहले गौरांग को निकालो, और खुद भी उसकी ओर दौड़ पड़ी। गौरांग जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। उसी वक्त ईयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, ज्यादा उतावलापन सही नहीं है। फिर अचानक उसके शरीर से एक प्रबल ऊर्जा उठी और देखते ही देखते 3-4 मीटर ऊंची शक्तियों से बनी एक बेहद मजबूत दीवार अखाड़े में खड़ी हो गई। एस्फेरा और बाकी सब उस दीवार से टकराकर वहीं रुक गए। अकेला यान सबको रोक रहा था। वह एक ताकतवर रक्षक था और रक्षा शक्ति ही उसकी ताकत थी। यान ने गर्व से कहा, दोस्तों, अब वक्त है पलटवार का। उसकी ढाल आगे बढ़ने लगी और फिनिक्स टीम के तीनों तलवारबाज भी उसके पीछे बढ़ने लगे। एस्फीरा की चंद्र तलवार बिजली की तरह चल रही थी, पर यान की ढाल पर जैसे उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। हर बार ढाल से टकराते ही शांत हो जाता, जैसे हवा में घुल जाए। यान जोर से हंसा, आज तुम सबका खेल खत्म। ढाल तेजी से आगे बढ़ रही थी और एस्फीरा, रायगर, हिमेश और अभियान चारों को पीछे हटना पड़ रहा था। गौरांग जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, उसकी ढाल से दूरी बनाओ। फासला अब नाम मात्र रह गया था। अगर वो वक्त रहते नहीं हटे तो ढाल की गिरफ्त में आ जाते और फिर फिनिक्स टीम के तीनों तलवारबाज बिना रुके वार करते। इसी बीच आयांश की आंखों में एक चमक उभरी और उसने हंसते हुए कहा, पहले खुद की तो सोच मोटे। जैसे ही उसके शब्द हवा में फैले, दलदली फॉर्मेशन ने अपनी शक्ल बदल ली। गौरांग को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। उसकी आत्मा तक कांप गई। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उधर एस्फीरा और बाकी तीनों भी उस ढाल से बस कुछ कदम ही दूर थे। खत्म हो गया। अब तो पागल दरिंदे टीम की हार पक्की है। उन चारों के सामने ये लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। शुरू में इनकी टीम ने थोड़ा चौंकाया था, पर अब असली ताकत सामने आ गई है। ये मुकाबला किसी एक का नहीं, पूरी टीम का होता है। अगर टीम मुकाबले में बस 1-2 लोग ही लड़े और बाकी लड़खड़ा जाए तो हार तय है। गौरांग की रक्षा टूट चुकी थी। रायगर और एस्फीरा जैसे तेज योद्धा भी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहे थे। अब उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। वह बस आसान निशाने बनकर रह गए थे। टीम तो सबके साथ से बनती है और यहाँ पागल दरिंदे टीम अब तक काफी कमजोर साबित हो रही थी। दर्शकों की तरफ से उनके लिए केवल अफसोस की आवाजें उठ रही थी। पागल दरिंदे टीम की जो धमक अब तक सबके सिर चढ़कर बोल रही थी, लग रहा था अब वो खत्म होने वाली है। हाँ, अनुराग ने घमंड में कहा, पागल दरिंदे टीम, इस बार तो हम इनका नामो निशान मिटा देंगे। उसने कैरिम की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कैरिम भाई, आप तो कमाल के निकले।
अगर आपने पहले से उस मोटे को पकड़ने के लिए वो फॉर्मेशन नहीं बिछाई होती तो उन्हें मिटाना इतना आसान कभी ना होता। कैरम ने ठंडी हंसी हंसी, और वो आर्यन, क्या वह हमारे सामने टिक पाएगा? उसमें है ही क्या, उसकी औकात ही क्या है? उससे लड़ना तो ऐसे है जैसे किसी पालतू कुत्ते से खेलना। ये सप्तचक्र महाविद्यालय था और यहाँ जो चलता था वह था केरिम का रुतबा। आर्यन जैसे किसी भी आम लड़के की यहाँ कोई कीमत नहीं थी। पहले तो कैरिम को लगा था कि स्वर्गसार कुल ही आर्यन को खत्म कर देगा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वह बस उसे मोहरा बना रहे थे। अब उसे उनकी भी परवाह नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में बस एक बात थी, बदला। आर्यन ने उसके बेटे को मार गिराया था। अब केरम चाहता था कि आर्यन उसी दर्द से गुजरे जिससे उसका दिल हर पल टूटा था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। इस दुनिया में ताकतवर ही सही होता है। कौन जीता, कैसे जीता, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत से लोग जानते थे कि अखाड़े में फॉर्मेशन पहले से बिछाई गई थी और अयांश ने बस उसे चालू किया था। लेकिन कौन है जो ये बात जोर से बोलेगा? अगर किसी ने कहा भी तो लोग यही समझेंगे कि वह हारने वाले की तरफदारी कर रहा है। कैरिम की आंखों में आग सी चमक रही थी, ठंडी, डरावनी और नफरत से भरी। उसने बुदबुदाया, आर्यन, आज तेरी टीम यहीं मरेगी और फिर तेरी बारी आएगी। उसी वक्त उसकी नज़र दर्शक दीर्घा में बैठे हलील पर पड़ी। उसने मन ही मन गुस्से में दांत भी, तूने मुझे मोहरा बना दिया और मेरे बेटे को मरवा दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस बदला, और आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। उधर योग क्षेत्र के दरवाजे पर दीवार पर बने 9 ड्रैगन के चेहरे अचानक डरावने हो गए। दीवार से तेज रोशनी निकली और आर्यन को बाहर फेंक दिया गया। फू, जान बच गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। शुक्र है सही वक्त पर आ गया, वरना आज तो काम तमाम हो जाता। वो अब भी उस भयानक हमले को याद कर कांप रहा था जब वहां मौजूद 9वें लेवल के कुछ स्वर्गवीरों ने एक साथ उस पर हमला किया था। उसे बाहर देख रुद्रसेन और यशवंत ने राहत की सांस ली। आर्यन ने आते ही पूछा, कितना वक्त बचा है? टीम मुकाबला तो शुरू हो चुका होगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। हाँ, शुरू हो गया है। आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई। रुद्रसेन मुस्कुराया, फिक्र मत कर, तुम्हारी टीम में जितनी ताकत है लोग सोच भी नहीं सकते। अगर उनमें से सिर्फ 3 भी अखाड़े में हो तो भी जीतना तय है। उसे उन चारों का एक साथ किया गया हमला याद आ गया, जिससे उन्होंने स्वर्गसार कुल के एक स्वर्गवीर योद्धा को भी पीछे धकेल दिया था। तो फिर फिनिक्स टीम क्या थी? आर्यन हैरान हो गया। मेरे अलावा भी उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो मैं नहीं जानता। रुद्रसेन बोला, हाँ, बहुत खास ताकत है। यशवंत ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता की ताकत? आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे पिता की? रुद्रसेन ने कहा, अब ज्यादा मत पूछ, बस जितनी जल्दी हो सके अखाड़े में पहुंचो। तुम्हारा वहां पहुंचना उनके हौसलों को और मजबूत करेगा। आर्यन ज्यादा नहीं सोच पाया, मन बेचैन था। उम्मीद है कुछ बुरा ना हुआ हो। एल्डर, मुझे आप दोनों से एक काम है, उसने तेजी से कहा। आप दोनों तुरंत शिवगिरी वासिका पहुंचिए, और वहां उसने दोनों को कुछ जरूरी आदेश दिए और तेजी से मैदान की तरफ उड़ गया। इसी बीच अखाड़े में रायगर ने शहनाज की तरफ देखा, फिर अभियान की ओर। अभियान ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। हालात ऐसे हो चुके थे कि चारों तरफ से घिरे थे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, पर हार भी मंजूर नहीं थी। गौरांग भी गुस्से में चिल्लाया, अब बहुत हो गया, इन सबको खत्म करो। बहुत बकवास कर ली इन्होंने। उसी वक्त रायगर और शहनाज के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकली जो लहर बनकर सीधा अव्यायान के शरीर में समा गई। अव्यान ने अपनी आंखें खोली और एक भारी आवाज में बोला, सशस्त्र तलवार तकनीक। जैसे ही उसकी तलवार निकली, हवा में एक कंपी सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे आसपास की आत्माएं तक डर गई हो। उसका वार इतना तेज था कि बिजली भी उसके सामने धीमी लगती। सिर्फ एक वार और सामने की मोटी रक्षात्मक दीवार जिस पर भरोसा किया जा रहा था, एक झटके में भेद दी गई। साथ ही सरपेंट हॉल का योद्धायान, उसकी गर्दन पर एक लाल लकीर उभरी और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। मगर बस यही नहीं, अव्यान रुका नहीं। उसकी तलवार अब भी फड़क रही थी और स्वॉर्ड इंटेंट अब भी उसके चारों ओर गरज रहा था, जैसे हर पल अपनी दिशा और आकार बदल रहा हो। फिर एक बार, और इस बार तीनों तलवारबाजों की गर्दनें लाल हो गई। वो हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। उसकी गति अब भी तेज थी, बिल्कुल हवा की धार की तरह। वो आखिरी योद्धा की ओर झपटा जो अयांश था, और बिना एक पल गंवाए उसकी गर्दन भी चीर दी। अव्यान ने अपनी तलवार वापस मन में रखी, फिर धीरे से सिर उठाकर देखा। सामने थे कैरिम, अनुराज और सप्तचक्र महाविद्यालय के तमाम बड़े शिष्य और मास्टर। उसकी आवाज शांत थी, पर सीधी और साफ, तुम सबका यही हाल होगा।
अगले पल 5 जोरदार धमाके हुए। फिनिक्स टीम के 5 योद्धा जमीन पर गिर पड़े, मरे हुए। खून उनके मुंह से निकल रहा था। सिर्फ एक वार और 5 मौतें। यह कोई आम ताकत नहीं थी, ये किसी और ही स्तर की चीज थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा हमला हुआ और कैरम जैसा ताकतवर योद्धा भी कुछ नहीं देख सका। सिर्फ एक वार और 5 मौतें। यह कोई आम ताकत नहीं थी, ये किसी और ही स्तर की चीज थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा हमला हुआ और कैरम जैसा ताकतवर योद्धा भी कुछ नहीं देख सका। अखाड़े में बैठे लोग सब शून्य थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब हुआ कैसे। अवियान ने ये कैसे किया? उसकी तलवार में कौन सी शक्ति छिपी थी? कैरम की गर्दन में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अखाड़े में पड़ी 5 लाशों को देखा, फिर पागल दरिंदे टीम की ओर देखा। उसके मन में शक होने लगा, क्या ये सच में सप्तचर्क महाविद्यालय के ही छात्र हैं? इनकी ताकत तो कुछ और ही बता रही है। वो खुद सोचने लगा, क्या मैं उस वार को रोक पाता? थोड़ी देर पहले तक मैदान में लोगों को यही लग रहा था कि पागल दरिंदे टीम की असली ताकत अब सामने आ चुकी है और उनके पास अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। पर अवियान की उस तलवार ने यह भ्रम तोड़ दिया। पूरा मैदान 30 सेकंड तक एकदम शांत रहा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इतनी खामोशी थी कि जैसे कोई सुई गिर जाए तो आवाज सुनाई दे। यहां तक कि अमर महल के 8 एल्डर तक चुप थे। वह भी समझ नहीं पाए कि यह ताकत आखिर किस लेवल की थी। अव्यान गर्जा, जो भी मुझे निशाना बनाएगा उसका यही हाल होगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। अगर पागल दरिंदे टीम को रोकना है तो हिम्मत करके सामने आओ। अब तक शांत रहने वाला अवियान भी दहाड़ उठा। उसकी आवाज ने मैदान में मौजूद हर युवा के अंदर एक आग सी जला दी। उस तलवार में तो जैसे पूरी सृष्टि समा गई थी। ऐसा वार मैंने कभी नहीं देखा। फिनिक्स टीम के 5 योद्धा एक ही वार में मारे गए। ये लोग कौन हैं? ये तो बहुत खतरनाक हैं। गौरान किसी तरह उस फॉर्मेशन से बाहर निकल आया और धीरे धीरे चलकर अव्यान के पास पहुंचा। भाई टिके रहना। वो बाहर से तो उत्साहित दिख रहा था, पर असल में अव्यान को सहारा दे रहा था। वो खतरनाक शक्ति जो अव्यान ने अभी अभी दिखाई थी वह कोई आम बात नहीं थी। वो शक्ति अब भी उसके अंदर कांप रही थी, जैसे बाहर निकलने को बेताब हो। अगर वो पूरी तरह से बाहर आ जाती तो शायद प्रतिद्वंदियों के साथ साथ अव्यान खुद भी उसकी चपेट में आ जाता। उसकी चेतना, शरीर, सब कुछ अंदर से जख्मी हो चुका था, लेकिन उसने उस दर्द को अंदर छुपा लिया। मुस्कुराया और बोला, अगर इसे घमंड कहते हैं तो फिर मस्त है यार। हाँ हाँ। उसी वक्त मंच से आवाज आई, पागल दरिंदे टीम विजेता घोषित की जाती है। अब ये टीम अंतिम मुकाबले में पहुंच चुकी है। अगला मुकाबला धूमगिरी टीम बनाम सरपेंट टीम। संचालक की यह घोषणा अभी ठीक से गूंजी भी नहीं थी कि उसकी अगली घोषणा और भी तेजी से गिरी। सरपेंट टीम ने हार मान ली है। धूमगिरी टीम विजेता है और अंतिम मुकाबले में प्रवेश करती है। अब आखिरी मुकाबला पागल दरिंदे टीम बनाम धूमगिरी टीम। दोनों टीमें तुरंत अखाड़े में आए। सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। एस्पेरा और बाकी लोग अभी अखाड़े से बाहर निकले ही थे कि दोबारा अंदर बुला लिया गया। उस पार खड़ा कैरम हल्की सांस छोड़ते हुए बोला, अब देखता हूं तुम्हारा घमंड कितनी देर टिकता है। आओ जारी रखो। धूमगिरी टीम। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। हाजिर हैं। 5 योद्धा हवा में उठे और जवाब दिया। ये 5 योद्धा महाविद्यालय के सबसे ताकतवर शिष्यों में गी।